नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। थोड़ी देर में घोसी में प्रचार खत्म होने वाला है। उपचुनाव प्रचार का आखिरी घंटा बस बाकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। घोसी में 5 सितंबर को घोसी में वोटिंग होगी। 8 सितंबर को घोसी सीट पर मतगणना है। तो 5 सितंबर को घोसी में वोटिंग है और 8 सितंबर को घोसी सीट पर मतगणना है। और उससे पहले यहां पर चुनावी जो प्रचार है वो अब कुछ ही देर के बाद, आधा घंटे के बाद चुनाव का शोर, प्रचार का शोर थमने जा रहा है। घोसी उपचुनाव के लिए प्रचार का सिर्फ अब आधा घंटा ही बाकी है। बीजेपी जीत के दावे के साथ समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार कर रही है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी घोसी विजय के अपने प्लान को फुल प्रूफ बताया है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दौर में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घोसी के घमासान के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी वार पलटवार का दौर तेज रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर न सिर्फ हिंसा की प्लानिंग के आरोप जड़ दिए, बल्कि कहा कि बूथ भी लूटे जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की जांच की मांग भी कर दी। कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज हैं उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया। घोसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही जानबूझकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को येलो और रेड कार्ड दिए जाने के आरोप भी लगाए। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि इसकी शिकायत एसपी चुनाव आयोग से करेगी। मैंने जितने यहाँ कार्ड अभी देखे हैं और जितना भी है, किसी के एक भी मुकदमा नहीं है। तब भी लाल कार्ड, पीला कार्ड दे दिए गए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ का एसएचओ घोसी का और गोपागंज का, इन लोगों ने प्रशासन के दबाव में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव, कुछ अधिकारी हैं कुछ उनके दबाव में, तो हमने बात करी है, वह अधिकारियों से बात करी, आश्वासन दिया है, बिल्कुल शांत तरीके से हम चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए उसके नेता ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। 5 तारीख को भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी को भारी समर्थन मिल रहा है और 8 सितंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो घोसी में कमल का फूल खिलेगा, जो सुशासन का प्रतीक होगा, विकास का प्रतीक होगा और गुंडागर्दी का जो अंत 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, फिर 17 में किया, फिर 19 में किया, फिर 22 में कर दिया, वो 23 में भी करके 2024 का शंखनाद करेगी। 2024 में यूपी में 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे और उसकी शुरुआत घोसी विधानसभा से हो रही। घोसी का जनादेश 2024 के लिए संदेश होगा, ये साफ है। लेकिन इस संदेश में किस पार्टी के लिए क्या होगा, ये नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा। हालांकि चुनाव प्रचार की शुरुआत से लेकर आखिरी दौर तक चली तीखी फाइट से साफ है कि मुकाबला दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने रोड शो किया है। रोड शो में सांसद रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान दारा सिंह ने जीत का दावा किया। आपका क्या कहना है दारा सिंह? आज जिस तरीके से जो जन सैलाब सड़कों पे उतरा है घोसी उपचुनाव में, इससे साफ जाहिर है, एक संकेत जाता है कि भारी पैमाने पर यहाँ की जनता भाजपा को जिताना चाहती है। कल माननीय मुख्यमंत्री के जनसभा में जिस तरीके से भारी जन सैलाब उमड़ा था, लाखों की भीड़, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया, इसका साफ संदेश था कि यहाँ जनता मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने का संकेत 8 सितंबर को परिणाम के बाद दे देगी। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि शिवपाल यादव जल्द ही हम लोगों के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो हमारे साथ आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ वो यहां पर भी होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव हमारे साथ आएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने यह बड़ा दावा यहां पर किया है। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना। बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभर हमारी चिंता न करें, वो बहरूपीय हैं और अब जनता उनके बारे में जान चुकी है। राजभर जल्दी तो वो हम शपथ ले लें जो मैंने कहा है, हमारी चिंता न करें। और हम जानते हैं कि अब ये आगे चल के विधायक भी नहीं हो पाएंगे। और जो देखे ये बहरूपीय हैं, ओम प्रकाश राजभर बहरूपीय हैं, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। ये कब प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या बोल रहे थे। कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म पर न सिर्फ विवादित टिप्पणी की बल्कि बेहद आपत्तिजनक बयान भी दिया। उदयनिधि के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया तो संतों ने भी इसे लेकर तीखा विरोध किया है। कांग्रेस की सबसे करीबी सहयोगी डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। दयानिधि ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद सियासी विरोध की लहर उठी है। हर तरफ उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। स्टालिन की पार्टी डीएमके विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के प्रमुख घटक हैं। स्टालिन के इस बयान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के बयान को लेकर तीखा पलटवार किया है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी उन्हें इस विवादित बयान पर सख्त नसीहत दी है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को
समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि धार्मिक मामलों में बयानबाजी से बचना चाहिए। अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान को समाज में कोई स्थान नहीं है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुओं को गाली देने की होड़ सी हो गई है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। उदयनिधि के बयान पर चेन्नई से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि किसी विशेष धर्म के वोट के लिए ऐसी बात करते हैं। बीएसपी सांसद मलूक नागर और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखो, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब किसी विशेष धर्म के वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। क्या इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर इस प्रकार की बात कर सकें? कितनी सारी बुराइयां इस्लाम में हैं, कभी ये इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कभी भी के क्रिश्चियन के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठा सकते हैं क्या? उठा ही नहीं सकते। अब चूंकि हिंदू कहीं ना कहीं सहिष्णु है और इस नाते इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है। जो गठबंधन या महागठबंधन में दूसरी पार्टियां हैं, इनके बयान को उनको संज्ञान में लेके निर्णय लेना चाहिए कि उसे वो गठबंधन महागठबंधन में रखें या नहीं रखें, क्योंकि करीब 75 और 78% लोग इस देश के सनातन धर्म से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और किसी भी धर्म के बारे में किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है। और ये जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। वहीं संतों की तरफ से भी उदयनिधि के हिंदू धर्म पर दिए गए इस आपत्तिजनक बयान को लेकर तीखा हमला किया गया है। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। सनातन अपने आप में एक प्राचीन धर्म है, जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। कि सनातन धर्म अखंड है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको खत्म करने वाले चले गए। कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और इंडिया गठबंधन के खास दल के नेता उदयनिधि स्टालिन का यह बयान न सिर्फ हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करता है, बल्कि अब सियासी वार पलटवार की वजह भी बन गया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर उदयनिधि को इस बड़बोलेपन की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या सिर्फ सियासी फायदे की खातिर उन्होंने इतनी गंभीर धार्मिक टिप्पणी की? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडिया शब्द को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की।
इस बयान को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं का ऐतराज भी सामने आया है। संघ प्रमुख के इस बयान पर अब भारत बनाम इंडिया वाली सियासी बहस भी शुरू हो चुकी है। – 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इंडिया शब्द को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसीलिए हमें इसके पुराने नाम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा, हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। महाराज जी ने कहा, इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, तो उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। मोहन भागवत ने इंडिया और भारत का फर्क समझाया तो कुछ लोगों को इस पर ऐतराज भी हो गया। AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने इसको लेकर तीखा विरोध किया। अब विरोधी के चंद पार्टीज एक साथ होके उन्होंने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया बन गया। इसके लिए आप उस पे एलर्जी है इंडिया से और इंडिया को आप छोड़ दोगे, कैसे होगा? हमारा ये भारत महान है, भारत अपना देश है, इसका नाम इंडिया भी है। जिसका नाम इंडिया है उसी का नाम भारत है, जिसका नाम भारत है उसी का नाम इंडिया है। जिसको भारत जी चाहेगा वो भारत बोलेगा, जिसको इंडिया जी चाहेगा जी इंडिया बोलेगा। आज तक तो ये मोहन भागवत भी इंडिया कह रहे थे और सारी इनकी पार्टी भी, सारे आरएसएस के लोग भी इंडिया कह रहे थे। किसी कभी भारत कह दिया, कभी इंडिया कह दिया, इन्हें कोई इतराज नहीं था। जब इंडिया हिंदुस्तान का लोग कह रहे थे, बाहर के लोग इंडिया कहते थे, तो इन्हें कोई इतराज नहीं था। लेकिन आज चूंकि मुल्क के हालात बदल रहे हैं और इसकी आरएसएस की और बीजेपी की हालत बहुत पतली हो गई है। बात यही नहीं रुकी। संघ प्रमुख के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, अच्छा हुआ एक ही दिन बाद असम पहुंचते ही आपको समझ में आ गया कि भारत को भारत बोलना चाहिए। कल आपने नागपुर में बोला कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। आज आपने अपनी गलती का एहसास करते हुए सच को स्वीकार कर भारत को भारत कह ही दिया। अगर भारत को इंडिया कहना गलत है तो भारत को हिंदुस्तान कहना भी गलत है। देश के नाम पर छिड़ी ये सियासी बहस अब तेज हो चली है। संघ प्रमुख के बयान पर विपक्ष ऐतराज जता रहा है तो सवाल भी उठ रहे हैं कि मोहन भागवत की इस अपील का देशवासियों पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।